रुपेश से जिंदगी की जो लड़ाई लड़ी और जो 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 होगा, मैं पूछना चाहता हूं आपके सामने। मैं तो आज तक एक कहानी सुनाया करता था, गुलजारी लाल होता है, उसका गुलजारी कहते हैं, इसकी एक गुल हो जाती है, एक जारी रहती है। हाँ, और मैं कहता था किसी की भैया एक आंख चली गई हो तो मुझे माफ करना, मजाक मत समझना, मैं तो अपनी स्टोरी सुना रहा हूं। गुलजारी मतलब एक गुल और एक जारी। लेकिन आज रुपेश, मुझे याद है कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, मैं रुपेश से बात कर रहा था, रुपेश कहता भैया सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन बोला मुझे थोड़ा बुखार आया है, फिर अगले दिन बोला कि भैया थोड़ा बुखार तो आया है, लेकिन अब मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूं। रश्मि मेरे साथ जा रही है, डॉक्टर के पास गया, पता चला कि वो इतना बड़ा कोविड में पहुंच गया कि ब्लैक फंगस हो गई। मैंने कहानियां की सारी सुनी, पर मेरे परिचित में हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आदमी है रुपेश, जिसकी ब्लैक फंगस हुआ और एक आंख चली गई। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि रुपेश की टीम में हजारों लोगों की दो दो आंखों से रुपेश देख रहा है। अगर इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस होता, इसके अलावा कोई और जॉब होता तो क्या होता? मुझे याद है वो पल जब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंख निकालनी पड़ेगी। कल्पना करो वो पल, वो मोमेंट, वो क्षण जिस दिन डॉक्टर ने कहती रुपेश तुम्हारी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं जो बातें कह रहा हूं ना, जरा कल्पना करना अपने ऊपर। भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, क्योंकि हम सबकी बलाएं रुपेश ने ले ली अपने ऊपर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उस दिन मैं क्या करूंगा, मैं क्या सोचूंगा? डॉक्टर कहेगा तुम्हारी आंख निकालनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें ब्लैक फंगस हो गया कोविड के कारण। मैं कहता हूं कि अगर आप दोनों आंखों से आपको नहीं दिखता है तो आंख वालों को स्पॉन्सर कर लो। हमारे बिजनेस की पावर है। आप अगर दोनों टांगों से नहीं चलते बनता है तो टांग वालों को स्पॉन्सर कर लो। आप किसी को जानते नहीं हो तो उन लोगों को स्पॉन्सर कर दो जो लोगों को जानते हैं। आप यंग नहीं है तो यंग को स्पॉन्सर कर लो, और आप बुरे नहीं है तो बुरों को स्पॉन्सर कर लो। क्या पूछना चाहते हो रुपेश? जब तुम्हें सबसे पहली बार तुम्हें सूचना मिली कि तुम्हारी आंख निकाली जाएगी, तब तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या महसूस हुआ? बस मेरे को ये नहीं आइडिया था कि ये मेरी आंख निकाली जाएगी, पर पीजीआई में जब एडमिट हो गया ब्लैक फंगस के लिए, मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं था ब्लैक फंगस के बारे में। मैं चलो ठीक है, आंख में प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा, एडवांस आई केयर में एडमिट हो गया। तो जब वहाँ पे डॉक्टर मेरे पास, मैं एडमिट था, फिर सुबह आया कि आपका ऑपरेशन भी ठीक है। तो उसने बताया कि ये आपका जो है ना एक आंख निकालना पड़ेगा। तो आई शॉक। तो मैं थोड़ा देर सोचा, तो मैंने कहा कोई और ऑप्शन है तो बताया। कहीं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम डिले करेंगे तो ब्रेन में चला जाएगा, उसके बाद जो है ना आप फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम कि यू आर द गॉड, अगर आपको लगता है कि यही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको जो लगता है वो आप करें। और फिर मैंने उसके बाद जिस पीरियड में मैं था कोविड के जब लास्ट, उस समय लगता था कि पता नहीं क्या होगा। और आज मैं यहाँ पे अगर स्टैंड हूँ तो सिर्फ भाई सर की ब्लेसिंग्स, इनकी जो मेरे पास अभी भी ऑडियो पड़े हैं, ऑडियो नोट्स पड़े हैं, उसने जो मेरे को एनर्जी दिया, वहाँ से मैंने कम बैक किया। नहीं तो मैं हॉस्पिटल ने भी बोल दिया था, ये इस बात को मैंने किसी को नहीं बताया कि आप इनको पीजीआई ले जाओ, यहाँ पे मुश्किल है। या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रोज का 50,000 रुपये लेता था, और उसने बोल दिया कि इनको पीजीआई ले जाओ, यहाँ पे मुश्किल है। फिर मैंने, और उसी बीच में सर का ऑडियो आया मेरे पास, दो ऑडियो आया, और जो उसके बाद जो मेरे और बात तो होती थी, और उससे जो मैं कम बैक किया ना, और ये सिस्टम अगर नहीं होता, विनिंग टीम नहीं होता, विनिंग टीम की पॉजिटिविटी नहीं होती, एजुकेशन नहीं होता, तो सर मैं आप लोगों के पास शायद नहीं होता यहाँ पे। और जो हमारी टीम थी सारी की सारी, जो हमारे साथ स्टेप बैक साइड वहाँ पे, और हॉस्पिटल के बाहर की जो पूरी टीम हमारे अपलाइन डाउनलाइन सारे लोग जो खड़े होते थे, और उनके जो वर्डिंग्स और मैसेज, और जो मैसेज आता था, तो मेरे को लगा कि चलो मेरा जो होना था हो गया। अब जो ये लोग जो मेरे पे और मेरे साथ आए हैं, अब इनके लिए तो मेरे को करना पड़ेगा, और मेरे को अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा, और मेरे को कम बैक करना पड़ेगा। और वो जो ताकत है वही मेरे को कम बैक की। और सर की हमेशा आता था कि नहीं तुम जो है ना स्पेशल है, जो मैसेज आया सर का ना, उससे मैं कम बैक कर पाया। और मैं अभी 10 तारीख को मैं बोला कि मैं बीटेक हूँ, मैंने अच्छा पढ़ाई लिखाई भी अच्छा किया, हमेशा टॉप में ही रहा हूँ, अच्छी जॉब भी की है, मेरी अपनी स्टार्टअप 2 कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और मैंने इस वही बताया 10 तारीख को कि हम जॉब में भी, किसी सरकारी जॉब में भी होते ना, तो हमारे के इतने पैसे नहीं आते इतने, क्योंकि 7 महीना करीब हो गया है। हम ऑफिस भी अभी मैं थोड़ा 1-8 घंटे के लिए अभी मैं जा पाता हूँ, अभी मैं नहीं जाता हूँ। मैं इतने फील्ड में तो अभी 7 महीने के बाद आया। आप लोग साथ में इतनी एक्टिविटी में अभी पिछले 6-7 महीने में किया नहीं। मैंने चश्मा एक कल लगाया, नहीं तो मेरे पे पट्टी लगी होती थी।
तो ये चीज जो है ना, ये सिस्टम है। और मैं बताया इनको कि अभी हम किसी भी जॉब में होते तो कोई जॉब सरकारी जॉब भी होता तो हमें पैसे नहीं देता, या हमारे को अपने भी बिजनेस से हम किस तरह से हम खर्चे चला रहे हैं अपने, हमारी सारी एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं ड्यू टू दिस सिस्टम। और जो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है जो आज हमारे को यहाँ पे लाइव किया हुआ है, और हमारे पास बहुत बड़ा होप है आज कि हम उस समय भी था, या हम जब हॉस्पिटल में भी थे, इतने एक्सपेंसेस हो रहे थे कि कुछ भी होगा ना हम निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को कभी टेंशन नहीं आया कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे। बहुत फैमिली रिलेटिव सब छोड़ जाते हैं, मैंने सब कुछ फील किया है यहाँ पे आकर के ना। और इस 3-4-6 महीने में ना मैंने हर चीज को जिया है, देखा है, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या क्या जो भी हम यहाँ पे एजुकेट करते हैं ना, उस चीज को मेरे से ज्यादा बढ़िया कोई एग्जाम्पल देख नहीं सकता, कोई फील नहीं कर सकता। जो मैंने सुना करता था मैं इसे बताया करता था लोगों को, वो चीज मेरे को यहाँ पे लगा कि यार इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। हमने जॉब किया, आज मेरी अपनी कंपनी है, और फिर मैं इसको पैरेलली पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। तो 2-2.5 साल 3 साल करीब हुआ। तुम्हारे पास हर महीने की 10 तारीख को तुम्हारे बैंक में पैसे आए? एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि 10 का 11 नहीं हुआ, 9 को आ जाते हैं, कभी भी मिस नहीं हुआ। और हमारे को कभी फिक्र नहीं आया कि यार क्या होगा, पैसे का क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, हमारी इतनी खर्चे हो गए, कोई टेंशन नहीं आई। और हमेशा एक भी कभी भी मिस नहीं हुआ हमारा। और तुम्हारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, तुम्हारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके हालात? यस, वहाँ पे हमारे तो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग है, लाखों रुपए लेने लोगों से, लोग मिन्नतें करते रहा, हॉस्पिटल में रहा, अपनी फोटो भी भेजते रहा कि आप दे दो, अभी भी दे दो, हाँ दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत कम लोग अभी हमारे को सपोर्ट कर पाए या दे पाए जो हमारे पैसे लेने हैं उनसे। अब बिजनेस, और मैं अपनी एम्प्लॉय को कभी मैं सबको रिटेन करके रखा कि कोई बात नहीं, आप आते रहो, आप काम देखते रहो, इतना होता है करते रहो, कराओ। और अभी भी चल रहा है, मैंने वो चल रहे हैं, मैंने जोड़े हैं, लेकिन लोगों से जिनसे लेने थे वो पैसे नहीं दिए। बहुत ही 10% भी पैसे मेरे को उस जो मैंने इस पीरियड में हमें नहीं वापस आया। वाह, बहुत बढ़िया। हमारा पैसा, हमने जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की, ये उसका कल्चर है, ये फितरत है कि लोगों को पता लग गया कि अब तो बीमार हो गया रुपए, अब तो एक आंख से देख नहीं पाएगा, अब तो वसूली कर नहीं पाएगा, अब ये पैसा उगा नहीं पाएगा, तो देने की क्या जरूरत है। हमारा पैसा जिसको हमने दिया, उधार पर सामान दिया, वो पैसा नहीं आया। 10% पैसा आया, भीख मांग रहे उस पैसे के लिए, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा ट्रेडिशनल? आदमी को पता चला कि तुम कमजोर हो। मुझे पता है, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था ना, सिर्फ कि जब हम केबल का बिजनेस था तो मुझे बुखार आता था, तो मैं संध्या से कहता था किसी को बोलना मत कि मुझे बुखार है, नहीं तो मेरे जो एम्प्लॉय है ना यही मजे कर लेंगे। अगर ये पता लग गया बाहर जिनके मेरे केबल कनेक्शन है कि एसपी भर को बुखार आ गया ना, तो इस महीने का पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं आ ही नहीं सकता हूं। किसी को बताना मत कि मैं कमजोर पड़ गया हूं। आप सोच सकते हो, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है कि जो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, उसके बाद अगर वैसी बिजनेस को बिल्ड कर रहा है हमारा रुपेश, तो यहां से तो हर 10 तारीख को पैसा आ गया। डाउनलाइन कह रही थी, इनकी टीम के एक व्यक्ति ने कहा, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े तैयार हैं। वो रश्मि के पास जाते हैं, रश्मि से कहते हैं, भाभी आप बताओ क्या करना है, तुमको आना पड़ेगा, हमारे लिए ठीक होना पड़ेगा। रुपेश को एनर्जी मिल रही है उस चीज से। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का आदमी आया हो तो रुपेश से कह दिया तुम ठीक हो जाओ। क्या बात करते हो आप? क्या चाहिए आपको? आपको पता है, कल्पना है आपको? ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने खड़ा है और मुझे पता है ये बात, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और कौन से उदाहरणों की आवश्यकता है आपको? मैं पूरे देश और दुनिया से बात कह रहा हूं। इसके सामने आपके पास कोई बहाने हैं? मुझे कोविड हुआ, मैंने 1 महीना मेरा फोन बंद रखा। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कर सकता था? ये बात आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करती? ये बात आपको सिक्योरिटी नहीं देती? ये बात आपको एक होप नहीं देती? तुम्हारा बिजनेस तो बड़ा होगा ये। रश्मि, तुमने क्या सोचा इस दौरान, क्योंकि तुम बहुत यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी है, और लेडी तो, और ये लेडी नहीं, जेंट्स और लेडी कोई भी हो, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है और टफनेस है, वो तो तब पता चलती है जब टफ टाइम होता है। और मुझे याद है कि रश्मि ने एक बार भी, जब भी मैंने या संध्या ने बात की, तो कभी भी रश्मि ने ये कमजोरी नहीं दिखाई, हिम्मत से काम किया। और शायद 2 महीने तो ऐसे हुए होंगे, 1 महीना तो कि तुम पटना में थे और ये चली चंडीगढ़ में थी और अकेली,
तो तुम्हें हिम्मत कहाँ से आई रश्मि, और तुमने ऐसी हिम्मत कैसे रखी? भैया मतलब एक तो पहले ये सोचना ही नहीं था मुझे, पॉजिटिव हम सोचते हैं तो मैं कभी ये सोचती नहीं थी कि हमारे साथ गलत होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि हम जीतेंगे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा ये होता था कि हमारे पड़ोस में भी कई लोगों को कोविड था और वो लोग मुझे बालकनी से बात करते थे और पूछते थे कि भाभी आप लोग कैसे हो, हमें तो कोई देखने नहीं आता, हमें तो कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं बताऊं, हम विनिंग टीम में है ना, मेरी टीम के लोगों को लोग नहीं मिलते थे। मेरे टीम के लोग जहाँ घर में आने से लोग डरते, वहाँ हॉस्पिटल में सारे बैठे रहते थे। मेरा भाई डिफेंस में है, मेडिकल में है, और मेरा भाई हमारे साथ था। मेरा भाई आ गया था, मेरा भाई पीजीआई में बाहर था, और मेरे भाई को प्रेशर ना हो इसलिए मेरी टीम वहां रहती थी, उसका ध्यान रखती थी और हमेशा साथ में रहते थे उसको कि भाई इसको भी परेशानी ना हो, क्या खाना क्या पीना, उसका पूरा साथ रखना, उसके मन को बहलाना, सब कुछ करना। और हमेशा मुझे भी भाभी कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, यही करते रहो। मुझे भी मालूम था सब कुछ, लेकिन मुझे भी पता था कि मुझे हारना नहीं है, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अपने आप को रखना है, ताकि मेरी टीम और हम सब पॉजिटिव रहे और ये जंग जीतेंगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि अब रूपेश का क्या होगा? तुम्हें ऐसा नहीं लगा हम क्या करेंगे, अब हम कैसे असहाय हो जाएंगे? नहीं भैया। क्यों? भैया मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मेरे टीम के लोग और हमारा जो सिस्टम है उसने कभी ये महसूस होने नहीं दिया मुझे कि हम कैसे करेंगे। मुझे कभी नहीं लगा एक बार कि मैं छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं, एक बार भी नहीं लगा। चैलेंजेस बहुत थे, मेडिसिन नहीं मिली, पटना चले गए तो मैं सच दोनों बच्चों की उम्र कितनी है? भैया एक 11 साल का है, एक 12 साल की। दोनों अभी हमारे साथ नहीं है। अभी दोनों हमारे साथ नहीं है। ये भी एक मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, जब हमें कोविड हुआ ना, मेरे बच्चों को भी कोविड हो गया और मैं उनको मजबूरी थी कि पटना नहीं ले जा सकती थी, तो मैं इनसे दूर 2 महीने रही, हम दोनों आपस में मिले भी नहीं, क्योंकि ये पीजीआई से सीधे पटना शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक फंगस की मेडिसिन अवेलेबल थी, यहाँ नहीं थी। तो मेरे पास ये था कि मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊँ, कैसे करूँ, पटना नहीं ले जा सकती थी मैं। तो मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं और जब मेरा मूव होने का टाइम हुआ तो उनको कोविड हो गया, जबकि वो बाहर नहीं जाते। मेरे पापा रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, वो बाहर नहीं जाते, सारे सिस्टम उनको सारी सुविधाएं दी गई है, फिर घर के अंदर हो गया। अब मैं क्या बताऊं, लोग सोचते हैं ना कि नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, जब आपत्ति और विपत्ति दोनों जो है ना, वो पता नहीं होता हमें। मेरे मम्मी डैडी को हो गया और मैं वेट करती रही कि ये ठीक हो जाएगा, और तब भी मैं बताऊं, मेरे डैडी हार्ट पेशेंट है और मुझे डर नहीं लगा कि ठीक नहीं होगा, मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। मैं काउंटिंग करती रही कि आज 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 8 दिन निकल गया, अब ठीक हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को पेरेंट्स के पास छोड़ूंगी और मैं आगे जाऊंगी। और ऐसे ही हुआ, मैंने अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा और मैं पटना गई और मैंने इनका पूरा ट्रीटमेंट अपने जितना कर सकती थी उतना मैंने कराया। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? भैया अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि दूसरी रेस शुरू हुई है जिंदगी की, और ये जरूर और आगे, और जो जैसे सर्वज्ञ भैया बोल रहे थे एक्सेलरेट, तो आज मुझे ना एक्सेलरेट का ठीक से मतलब समझ में आया है और जीतेंगे। तो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, पटना में गया, तो मेरे रिलेटिव मेरे से मिलने नहीं आते थे। मैं बता दूं, सच्चाई बता रहा हूँ, रिलेटिव होते हैं ना, नहीं आते थे। आपके फ्रेंड्स भी नहीं आते। मेरे पड़ोस में मेरे हॉस्पिटल के मैंने 100, 200, 300 मीटर के दूरी पर भी फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे किसी और फ्रेंड को बताया कि मत जाना हॉस्पिटल, कोई एडमिट है। मैं भी बता दूं, हमारे विनिंग टीम के हमारे साथ जो डाउनलाइन ज्वाइंट है ना, जो सिस्टम में है, वो मेरे साथ 100 किलोमीटर से दूर आकर के लोग मिलते थे, जो मेरे पुराने, जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। आप ये सोच सकते हैं कि जितनी हमारी बॉन्डिंग कैसी हो जाती है यहाँ पे आकर के। रिलेटिव और फ्रेंड जो पुराने थे, जो कि मेरे से बिल्कुल पास में तो हॉस्पिटल के, वो नहीं मिलने आए, लेकिन जो आज हमारे साथ एसोसिएटेड है और जिनको मेरे पे भरोसा है, ट्रस्ट है, वो 100 किलोमीटर से दूर आकर के हॉस्पिटल में घंटों बैठ करके जाते थे। उनका कोई कुछ नहीं होगा, क्या होगा। अब उनको, जबकि उस समय मेरे पास कोविड नहीं था, मैं तो ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन वहाँ पे आपको रिलेटिव भी कई बार छोड़ जाते हैं। और मुझे वो पल याद है जब रूपेश ने मुझसे कहा कि भैया अब मैं अब दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ, और मेरी पूरी जिंदगी समर्पित है मेरे लोगों के लिए, मेरे वेस्टीज के लोगों के लिए, मेरे विनिंग टीम के लोगों के लिए। बिल्कुल। और मैं अभी भी आप इतने लोगों को साक्षी मानते हुए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरी दूसरी जो लाइफ आई है ना, ये सेकेंड इनिंग है ना, तो पूरे सिस्टम को सपोर्ट है, इस सिस्टम के लिए जो है ना समर्पित है, ये विनिंग टीम सिस्टम के लिए समर्पित है, पूरी वेस्टीज के लिए, विनिंग टीम के लिए समर्पित है। और मैं हर इस चीज को मैं बहुत ऊंचाई पे
हर लोगों को जहाँ तक जितना हो सकता है मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। मुझे याद है